हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी सिस्टम के बारे में और बाइनरी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके मोशन के बारे में। तो बाइनरी सिस्टम के यहाँ मैंने बच्चों 3 एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है बाइनरी स्टार्स का, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल का और तीसरा एग्जांपल हम लेंगे अर्थ मून सिस्टम का। तो बाइनरी सिस्टम क्या है? बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पार्टिकल हों, उसे बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। जैसे कि पहला हम एग्जांपल लेके चलते हैं बाइनरी स्टार्स। अब बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं ध्यान से देखेंगे सभी। पहले हम बाइनरी स्टार्स को समझेंगे। सपोज देयर आर 2 स्टार्स, एक स्टार ये है S1 और एक स्टार ये है S2। सपोज दोनों स्टार्स का मास इक्वल है, बराबर है, तो होगा क्या बच्चों, इन स्टार्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों स्टार्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक दूसरे पे फोर्स। कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो हमारे स्टार्स हैं इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेशनल मोशन में आ जाएंगे, मतलब सर्कल में रोटेट करना शुरू कर देंगे। सर्कुलर मोशन में हमारे जो स्टार्स हैं वो आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ध्यान से देखिएगा होगा क्या, क्योंकि दोनों स्टार्स का मास बिल्कुल सेम है तो इनको मिलाने से जो सिस्टम हमारा बनेगा ये 2 पार्टिकल्स का, तो क्योंकि मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है कहाँ आएगा? बिल्कुल सेंटर में आएगा। इनको जोड़ने वाली जो लाइन है इसके सेंटर में आएगा। और जो ये 2 एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मतलब जो इंटरनल फोर्सेस यहाँ एक दूसरे पे लग रही हैं, उन इंटरनल फोर्सेस की वजह से यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगी, जिससे बच्चों ये स्टार्स एक सर्कल में रोटेट करना शुरू कर देंगे, सच दैट कि दोनों स्टार्स सेम सर्कल में घूम रहे होंगे क्योंकि दोनों का मास सेम है। और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? हमारा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। मतलब मान लिया ये स्टार ऐसे जा रहा है इस तरफ, ये स्टार इस तरफ जा रहा है, तो आप देख सकते हो बोथ स्टार्स आर मूविंग इन सर्कल विद द सेम सेंटर। ठीक है, तो ये है हमारा बाइनरी सिस्टम। तो जब भी हम बाइनरी स्टार्स की बात करते हैं तो उसमें 2 केस आते हैं बच्चों। पहला केस ही मैंने आपके सामने बनाया, ये वो केस है जब हमारा जो ये बाइनरी सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस में है? रेस्ट में है। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो किस में है बच्चों? रेस्ट में है। तो इस 2 पार्टिकल्स का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में है, लेकिन ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये स्टार भी मूव कर रहा, ये स्टार भी मूव कर रहा है। इस टाइम पे दोनों स्टार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरह से। तो ये बाइनरी सिस्टम बन गया बच्चों स्टार्स का। क्या बन गया ये? बाइनरी सिस्टम। किसका? स्टार्स का। स्टार्स मूव कर रहे लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है इस टाइम पे। क्लियर है? इसी तरह से एक और कंडीशन इसमें आती है बच्चों। वो कंडीशन क्या है बाइनरी स्टार्स के केस में? कि अगर हमारा सेंटर ऑफ मास मूव करना शुरू कर दे, कि सपोज ये इस सिस्टम का हमारा सेंटर ऑफ मास था जो कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है सपोज, तो सेकंड केस में जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो होगा कि व्हेन सेंटर ऑफ मास स्टार्ट्स मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, कि वो यूनिफॉर्म मोशन में आ गया है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जो है मूव करने लग गया है सेंटर ऑफ मास, तब हमारे जो बाइनरी स्टार्स हैं उनका मोशन कैसा होगा वो देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे 2 तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब होगा क्या, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो तो लीनियर मोशन में है, वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है आगे की तरफ, लेकिन जो हमारे स्टार्स हैं वो सर्कल में ही घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग देखने को मिलेगा, एक हेलिकल पाथ हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली कैसा पाथ देखने को मिलेगा बच्चों? यहाँ हमें एक हेलिकल पाथ देखने को मिलेगा। हेलिकल पाथ मतलब हमारे जो स्टार्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है तो वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमते रहेंगे और आगे भी जाते रहेंगे इस तरह से। समझ रहे हो? जैसे ये स्टार है, पहले तो ऐसे ही घूमता था, जब सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था तो ये स्टार एक ही जगह सर्कल में घूमता था, लेकिन अब क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है लीनियर मोशन में, तो हमारा जो स्टार है वो घूमता तो रहेगा लेकिन लीनियर मोशन में है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है तो हमारा जो स्टार है घूमता घूमता वो भी ऐसे ऐसे आगे जाएगा। आप देख सकते हो मेरा हैंड हेलिकल पाथ में आगे जा रहा है, तो कुछ इस तरह का मोशन होगा हमारे स्टार्स का।
मतलब सेंटर ऑफ मास के अराउंड हमारे स्टार्स इस तरह से एक हेलिकल पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। ये हमारा एक स्टार हो गया S1 जो मूव कर रहा है इस तरह से। इसी तरह से एक दूसरा स्टार हो जाएगा जो ठीक इसी तरह से हमारा जो है मोशन हमें शो करेगा। तो एक स्टार ये हो गया हमारा। इसी तरह से सपोज एक स्टार और हो जाएगा, ये उसका पाथ हो गया सपोज, वो भी इसी तरह से जो है रोटेशनल मोशन हमें शो करता रहेगा हमारा जो स्टार है S2। तो ये हमारा बाइनरी सिस्टम हो गया दो स्टार्स का, जिन्हें बाइनरी स्टार्स कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक जरूर करके जाना। ठीक है जी, ये वो कंडीशन है बच्चों जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो स्टार्स ऐसे ही एक जगह घूमते रहेंगे। ये वो कंडीशन है जब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लग गया है तो स्टार्स हेलिकल पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया बाइनरी स्टार्स, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल पे, और सेकंड एग्जाम्पल है बच्चा पार्टी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो एटम्स हों, मतलब इनमें दो एटम्स का सिस्टम होता है, उन्हें डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे आप पढ़ते हो हाइड्रोजन गैस क्या है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाती है। ऑक्सीजन गैस भी क्या बनाती है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो चलो यहाँ हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब आपने बच्चों पढ़ा है 10th क्लास में भी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये O2 मॉलिक्यूल, इसमें बेसिकली क्या होता है, दो ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े होते हैं, है ना। दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं, कौन सा बॉन्ड बना के, कोवलेंट बॉन्ड बना के। पढ़ते थे ना 10th में, डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में O2। और इस जो ये कोवलेंट बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, इस बॉन्ड को मैं एक स्प्रिंग की तरह मान सकता हूँ बच्चों। क्या मान सकता हूँ? एक स्प्रिंग की तरह, कि एक स्प्रिंग है ये बॉन्ड यहाँ किसका काम कर रहा है, एक स्प्रिंग का काम कर रहा है जो इन मॉलिक्यूल्स को, इन एटम्स को एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम हैं जो हम मान सकते हैं कि बॉन्ड को हम एक स्प्रिंग मान सकते हैं जो एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। और इन दो एटम्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो अगर तो हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो आराम से यहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है लीनियर मोशन में तो ये जो हमारे एटम्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के, ये भी इस तरह से लीनियर मोशन में मूव करते रहेंगे। हालांकि इनमें वाइब्रेशनल मोशंस आते रहेंगे। कैसे मोशंस आते रहेंगे इनमें? वाइब्रेशनल मोशंस। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब है बच्चों, क्योंकि हमने इस बॉन्ड को स्प्रिंग माना है तो कभी इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो इस तरह से इनमें हमें ऑसिलेशंस देखने को मिलेंगी कुछ इस तरह से। कभी तो इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी इस तरह से कि कभी तो हमारा ये मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करता करता ऊपर चला जाएगा, कभी दोनों नज़दीक आ जाएंगे, कभी ऊपर कभी नज़दीक। आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। कुछ इस तरह का जो है हमें डायग्राम देखने को मिलेगा। इनकी वाइब्रेशंस में कुछ इस तरह का डायग्राम हमें जो है देखने को मिलेगा। ये देखो, ये कभी ऊपर जाएगा, कभी इस तरह से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे ही नीचे वाला मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करेगा इस तरह से। कभी तो ये देखो यहाँ से वाइब्रेट करते करते बहुत दूर चले गए, फिर नज़दीक आ गए, फिर बहुत दूर चले गए इस तरह से, फिर नज़दीक आ गए, फिर दूर चले गए, फिर नज़दीक आ गए। तो इस तरह से हमारा जो ये बाइनरी सिस्टम है डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन का, वो इस तरह से चलेगा बच्चों। हमारे जो ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड है वो एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, और जो जब हमारा मॉलिक्यूल मूव करता है तो सेंटर ऑफ मास तो सीधा जा रहा है, लेकिन हमारे जो एटम्स हैं वो इस तरह से वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में एग्जाम्पल हुआ सेंटर ऑफ मास के मोशन का। अब ऐसे ही बच्चों हम लास्ट जो सेंटर ऑफ मास का जो एग्जांपल है अर्थ मून सिस्टम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ज़्यादातर अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई सोलर सिस्टम के बारे में बताओ, तो बच्चे बोलते हैं कि सर अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर काटती है। लेकिन ये जो बात है एग्जैक्टली सही नहीं है। मैं बताने वाला हूँ कैसे। ठीक है, हम मानते ना, हम क्या बोलते हैं कि जी धरती सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा अगर हम सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अकेली धरती सूरज के चक्कर नहीं काट रही। धरती के साथ साथ एक और बंदा है जो सूरज के चक्कर काट रहा है, वो है हमारे चंदा मामा। मतलब धरती के साथ चांद भी सूरज के चारों ओर घूम रहा है।
तो इसलिए हम ये ना कह के कि धरती सूरज के चक्कर काट रही है, हम ये कह सकते हैं कि धरती और चांद का जो बाइनरी सिस्टम है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहा है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो देखिए, तो अर्थ और मून का यहाँ मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। सपोज दोस्तों ये हमारी धरती माता है, दिस इज अवर अर्थ, और ये हमारे चंदा मामा है, ये हमारे चंदा मामा है मून, इसको मैंने एम से रिप्रेजेंट कर लिया मून को। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मास अलग अलग है, अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए आपको, चाहे मैंने बाइनरी स्टार का एग्जाम्पल दिया हो, ठीक है ना, चाहे मैंने वो आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया हो, दोनों केस में जो हमारे पार्टिकल्स थे उनके मास इक्वल थे। तो मास इक्वल होने से सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता था, बिल्कुल सेंटर में, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बच्चों नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि धरती तो बहुत ज़्यादा भारी है एज कंपेयर टू मून। तो इसलिए धरती और चांद का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली धरती के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। मतलब धरती और चांद के सेंटर को अगर मैं मिला दूं तो जो लाइन बनती है ना, वो जो इनका सेंटर ऑफ मास आएगा लगभग वो धरती के ऊपर ही आएगा। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि चांद जो है वो धरती के चारों ओर चक्कर काटता है। अगर धरती और चांद का मास सेम होता फिर क्या होना था, फिर धरती और चांद दोनों ने एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड घूमना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ ना रह के धरती के अंदर आ चुका है, इसलिए चांद जो है धरती के ही चारों ओर चक्कर काटता है। हम बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, चांद एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमता है, ठीक है। तो धरती के चारों ओर चांद इसीलिए घूमता है क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो धरती के अंदर ही लाई कर रहा है इन दोनों के सिस्टम का। तो जो ये 2 पार्टिकल सिस्टम बना अर्थ और मून का, इस 2 पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इट लाइज ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से घूम रहा है। अब ये पूरा सिस्टम मेरा किसके अराउंड घूम रहा है, सूरज के चारों ओर, है ना। किसके चारों ओर घूम रहा है, सूरज के चारों ओर। तो सूरज को थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, तो ये है हमारे सूर्य देवता जिनके चारों ओर हमारी धरती जो है वो रोटेट करती है ना। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि हमारा बेसिकली ये पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ मास है, हम ये कह सकते हैं कि धरती सन के चारों ओर नहीं घूम रही, बल्कि धरती और चांद का जो सेंटर ऑफ मास है बाइनरी सिस्टम का, वो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहा है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहा है। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, कि इनका जो धरती और चांद का सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो हम कह सकते हैं बच्चों के वो सूरज के चारों ओर इस तरह से चक्कर काट रहा है। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस भी लग रही हैं सिस्टम पे और एक्सटर्नल भी। इंटरनल फोर्सेस क्या हैं, धरती और चांद के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही हैं वो हमारी इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है बच्चों। और सूरज जो धरती और चांद के सिस्टम पे फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है। और इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही ये सूरज के चारों ओर सिस्टम हमारा पूरा मूव कर रहा है। तो ये थे बच्चों 3 एग्जाम्पल बाइनरी सिस्टम के, जो हम पढ़ते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 में, जो है रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये है चैप्टर नंबर 7, उसका ये टॉपिक था। आई होप, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग था, टॉपिक समझ में आए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में बताना क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। कीप शेयरिंग दिस कंटेंट, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।